हेलो। नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है प्रिसाइस यूट्यूब चैनल पे। ऑनलाइन है ना ऑफलाइन क्लास, द ओनली इंस्टीट्यूट विच इज़ रन बाय ब्यूरोक्रेट्स एंड आईआईटीएन। तो जैसा कि आपको पोस्टर दिख रहा है, इसमें मैंने आपको लगाया है कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जो है आफ्टर ट्वेल्थ और यूजी। आफ्टर ट्वेल्थ का मतलब ये है कि अगर आप ट्वेल्थ पास किए हैं तो उसके बाद अगर आपका मन है यूपीएससी की तैयारी करने का, या आपने ऐसा मन बना ही लिया है कि हमें जो है सिविल सर्विस में जाना है, सरकारी या गवर्नमेंट जॉब कोई भी सोच रहे हैं हम, बट यहाँ पे आज हम सिविल सर्विस के बारे में ही बात करेंगे। और तो कैसे हम चुने और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमको पहले ही तैयार कर लेने चाहिए, या हमारे पाइपलाइन में क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि बहुत लोगों के घरों में या अपने चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर होता है उससे भी आइडिया लगता है कि वो उनके मन में पहले से विचार बन गया होता है कि उन्हें सिविल सर्विस में जाना होता है। तो जो पहला सवाल ये आता है कि सर, अगर हम बात करें कि 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम ऑप्ट करें आफ्टर 10th। 10th के बाद हम कौन सा स्ट्रीम ऑप्ट करें, ठीक है। देखिए, अगर आपने पूरी तरह से मन बना लिया कि आपको सिविल सर्विस में ही जाना है, सिविल एग्जाम्स ही आपको देने हैं, या वनडे एग्जाम देना है, कोई भी वनडे एग्जाम। वनडे एग्जाम में जैसे कि एसएससी आपका टारगेट है, रेलवे आपका टारगेट है, डिफेंस का कोई एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं, या स्टेट के भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, स्टेट वनडे एग्जाम्स होते हैं, स्टेट वनडे एग्जाम होते हैं। जैसे अगर आप यूपी से हैं तो यूपी ट्रिपल एससी करके एक बोर्ड है, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है। हरियाणा से है तो हरियाणा ट्रिपल एससी करके है, बिहार से है तो बी ट्रिपल एससी। अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम हुआ बी ट्रिपल एससी का, इसमें लगभग 2100 सीट थी और पेपर उसका आउट हो गया है। तो अगर ऐसे कुछ आपके दिमाग में है कि हमें जो है कुछ इस तरह से टारगेट करना है, तो आप क्या काम करेंगे कि आप एक काम करें कि आप किसी भी कॉलेज में आप कोई भी कोर्स, बैचलर इन आर्ट्स, बीए कर सकते हैं, बीएससी, बीकॉम, एक्सेट्रा। किसी भी कॉलेज में आप रेगुलर या प्राइवेटली आप इसमें इनरोल हो जाइए। अब ऐसा क्यों बता रहे हैं, उसके पीछे का रीजन अभी समझाते हैं। जब आप, अच्छा, 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लें, तो अगर आप पूरी तरह से प्लान बना लिए तो आप आर्ट्स ऑप्ट करिए। मेरा एक सजेशन है कि आप आर्ट्स ऑप्ट करिए। वैसे आप साइंस भी ऑप्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो खुद साइंस ऑप्ट किया था, पीसीएम था मेरा, और फिर मैंने बीटेक और एमटेक किया। और मेरी पढ़ाई जो है आईआईटी मद्रास से हुई है, जैसा कि आप लोगों को पहले ही मैंने बताया है। बट मैं आपकी स्मार्ट रणनीति के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जिससे कि समय बच सके। तो आप एक काम करेंगे कि आर्ट्स ऑप्ट कर लीजिए, और इसके बाद जो है आफ्टर 12th आपके जो 3 साल होते हैं, 3 ईयर, इसमें आप अपने फाउंडेशंस पे काम करना शुरू कर दिए। ये जो 3 साल आपके पास मिलते हैं, इस 3 साल में आप कोई ऐसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपका फाउंडेशन रेडी कर ले, जैसे कि प्रिसा आईएएस। प्रिसा आईएएस में हम लोग ने कुछ ऐसे कैरिकुलम को डिजाइन किया है कि अगर आप 12th के बाद इनरोल होते हैं तो आपका जो यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स है वो रेडी हो जाएगा। तो जो आपके पास आफ्टर 12th 3 साल का गैप मिलता है, तो इसमें आप अपने फाउंडेशन प्रोग्राम को स्ट्रांग कर लीजिए। इस फाउंडेशन में आप लोग बेसिक, आप उस स्लैब बाय स्लैब, वो तो कोर्स में जब आप एनरोल होंगे तो वो आप डिटेल आपसे बात की जाएगी कि एनसीईआरटी पे कैसे कमांड करना है। ये तो अलग ही टॉपिक हो जाएगा। मेरा टॉपिक बस ये है कि आपको कम समय में, जैसे कि अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि हम 21 साल की उम्र में जो है आईएएस ऑफिसर बन जाएं, उसके लिए हमारा मकसद है आपको समझाने का। तो अगर आप चाहते हैं कि 21, या आपने सुना भी होगा इंटरव्यू, यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर या ऐसे आईएएस ऑफिसर, कि 21 ईयर में आप सेलेक्ट हो जाते हैं, या आपको सिलेक्शन लेना है 21 साल की उम्र में, तो आपको क्या करना चाहिए कि कुछ इस तरह से एडवांस प्लानिंग आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। आफ्टर 12th कुछ आप फाउंडेशन प्रोग्राम में इनरोल हो जाइए, और जो बेसिक प्रारंभिक जो टेक्स्ट बुक होती है एनसीईआरटी और कुछ और भी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको आप कवर करके नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए।
स्ट्रीम का ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि आप कोई भी कौन सा स्ट्रीम ऑप्ट कर रहे हैं, बस ये आपकी इंटरेस्ट और आपके बैकअप प्लान के ऊपर है, ठीक है। अब होगा क्या, इससे फायदा आपको मिलेगा कि 12th के बाद, आफ्टर 12th जो आपके पास 3 साल है, 3 ईयर है, इसमें आपके फाउंडेशन सारे स्ट्रांग हो जाएंगे। और फाउंडेशन से आप जीएस कर लीजिए और साथ के साथ आप 2 काम और कर लीजिएगा, अपना मैथ और इंग्लिश, इसको बहुत अच्छा कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपका मैथ और इंग्लिश सही हो गया तो ये दोनों मिला के आपका जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं वो आपके क्रैक हो जाएंगे। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, एसएससी, सीजीएल या एक सीएचएसएल होता है 10+2 का, डिफेंस के एग्जाम्स होते हैं और रेलवे के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, और अगर बैंकिंग सेक्टर आप ट्राई करें तो बैंकिंग, तो ये सारे एग्जाम आपके निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया वनडे के लिए। अगर कोई प्लान करा नहीं, मुझे बस केवल सिविल सर्वेंट बनना है, सिविल सर्विस में ही जाना है, तो अगर आपने ये 3 साल आपके पास है तो इसमें आप अपना फाउंडेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जैसा कि सिविल सर्विस जो है वो केवल आंसर राइटिंग का खेल है, आंसर राइटिंग अगर आपकी बहुत अच्छी है, आप अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो, तो आपके रैंक जो है आ जाएंगे। और वो थॉट या आंसर राइटिंग जो है वनडे का गेम नहीं है कि आप कुछ दिनों में 2-4 दिन कुछ मॉडल आंसर देखा आपने किसी कोचिंग की और आपने लिख लिया। ये तो थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस जो है वो समय के साथ ही डेवलप होगा। तो बीए के बाद तैयारी शुरू करते हैं या ग्रेजुएशन यानी कि अंडर ग्रेजुएशन यूजी के बाद तैयारी कर देंगे तो भी आपको समय लगेगा, तो इससे बेटर है कि आप 12th के बाद कर लीजिए। ये उनके लिए है कि जो अभी करंटली 12th में है या 12th में जाएंगे, उनके लिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा आपको जिस्ट दिया जाए कि कैसे पढ़िए, ठीक है। तो 12th के बाद अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यूजी भी हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आम जो तैयारी है, रेगुलर फाउंडेशन जो चलता है वो तो आप कर ही रहे होंगे, रेगुलर फाउंडेशन आपका चल रहा है। प्रिसा आईएएस में 2 तरह के कोर्सेज चल रहे हैं। प्रिसा आईएएस ऐप पे अगर आप जाएंगे तो 2 तरह का कोर्स करिकुलम कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया। एक कोर्स डिजाइन ऐसे हुआ है कि अगर आप 10+2 हैं और आप एनसीईआरटी सॉरी आप पीसीएस, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका एक बैच है। दूसरा करिकुलम ये है कि अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन कर लिया, यूजी कर लिया है, तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड बैच है। ये डिजाइन कुछ इस तरह से किया गया है कि आपको जो बेसिक है, यानी बेसिक से स्टार्ट करके 0 लेवल से लेके 0 टू मास्टर लेवल तक आपको तैयार किया जाएगा। तो कैरिकुलम कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपका हर चीज, हर बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बातें भी जो है वो ध्यान में रखते हुए बैच को डिजाइन किया गया। बहुत ही साइंटिफिक वे में बैच को डिजाइन किया गया। बैच को डिजाइन करते समय उन हर बातों को ध्यान दिया गया है कि कहाँ पे एस्पिरेंट जो है वो गलतियां कर सकता है, कहाँ उससे गलती हो सकती है और कहाँ वो लैग कर सकता है, इसकी भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोगों की टीम है और सभी लोगों को पढ़ाने का काफ़ी अच्छा अनुभव है, तो हमें पता है कि आप कहाँ गलतियाँ कर सकते हैं, उस वजह से टीम किया गया। तो ये तो हो जाएगा आपका। साथ ही साथ इसके आपका आंसर राइटिंग का सेशन भी चल रहा है, जिसमें अपने अपने लेखन कला को आप इन्हेंस कर सकते हैं। कौन से वोकेबलरी कैसे चाहिए होगी, कीवर्ड कैसे चाहिए होगा, कैसे आप एक बेहतर और अलग तरीके का आंसर लिखेंगे, वो आपको प्रिसा से जुड़ने पे चीज़ों को सिखाया जा रहा है और ऑलरेडी बच्चे सीख रहे हैं। और ऐसे मार्गदर्शन में चीज़ें, सर के मार्गदर्शन में सब कुछ ऑपरेट हो रहा है। अब थोड़ा वनडे के बारे में आ जाते हैं। वनडे एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो वनडे एग्जाम का हमारी डेडिकेटेड टीम बैच लॉन्च कर चुकी है और उसका रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है फॉर वनडे एग्जाम। इस वनडे एग्जाम में सभी कुछ कवर किया जाएगा, जितने भी आपके दिमाग में चाहे एग्जाम जो आप प्लान करते हैं। आप एसएससी द्वारा कराए गए एग्जाम्स को टारगेट करते हैं, रेलवे के डिफरेंट एग्जाम टारगेट करते हैं, अगर आप
ठीक है। रेलवे के एग्ज़ाम हो गए, टीचिंग के जितने भी एग्ज़ाम हैं, टेट या सी टेट या सुपर टेट जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं और जो केवीएस है, और बैंकिंग, इन सब का बैच का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और इन सब की जो है क्लासेस भी ऑन बोर्ड हो जा रही है 5 जैन से। तो 5 जैन से सारी क्लासेस जो है ये ऑन बोर्ड हो जाएगी, तो आप इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप इसमें एनरोलमेंट करा सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे 12th में हैं या 12th पास हैं या 10th पास के 11th 12th में जा रहे हैं, वो भी इन सारे बैचेस को एनरोल कर सकते हैं और अपने फाउंडेशन को क्लियर कर सकते हैं। बात यह है कि ये जो मैं आज का अभी ये जो ब्रीफिंग इंट्रोडक्शन बना रहा हूँ, ये उनके लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अपना माइंडसेट क्लियर कर लिया है कि मुझे सिविल सर्विस में या गवर्नमेंट जॉब में जाना है, दैट्स ये उनके लिए है। और बाकी जो कुछ और प्लान किए हैं उनका वो ऑल द बेस्ट है उनके लिए। हमारा डेडिकेशन है कि वो हर बच्चा जो कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहा है उसको सिलेक्शन दिलाने के लिए जो भी आउट ऑफ द बेस्ट हो सकता है उसके लिए हम आपको बात करें कि क्या यूनिक है प्रीसा आईएएस में, प्रीसा आईएएस में क्या अलग है। तो प्रीसा आईएएस में देखिए यूनिक ये है कि आपको मेंटरशिप जो मिलेगा वो सेलेक्टेड ऑफिसर द्वारा ही मिलेगा। दूसरा, एक्सपीरियंस टीचर द्वारा मिलेगा, जिनको इंडस्ट्री का 8-10 साल का एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस टीचर द्वारा आपको गाइडेंस मिलेगी। जो भी टीम मिलेगी आपको वो बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस्ड मिलेगी। जैसा कि आप अगर मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो मेरे बारे में आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे वनडे एग्जाम्स ऑलरेडी क्रैक किए हुए हैं, यूपीएससी भी मैंने दिया है, क्रैक किया है, प्रीलिम्स दिया है मैंने, सॉरी इंटरव्यू तक मैं पहुंचा हूँ यूपीएससी में भी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में भी। मेरे बारे में बता दिया जाए तो मैं आईआईटी से पढ़ा हूँ। तो अगर आईआईटी से पढ़े तो हमारा जो है अप्रोच काफ़ी अलग होगा, थोड़ा सा हम लोग साइंटिफिक वे में चीज़ों को अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आपको इस बारे में भी आइडिया लगेगा। तो ये था मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए कि अगर आप प्लानिंग करते हैं यूपीएससी आफ्टर 12th और यूजी एग्ज़ाम या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम टारगेट करते हैं जैसे कि एमपी पीसीएस, बीपीएससी या यूपी पीसीएस। यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है तो मैंने एक आपको वीडियो बना दिया है। तो आज जो है हम लोग एनसीईआरटी की श्रृंखला चल रही थी तो एनसीईआरटी को ही हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आज की जो क्लास है, अभी तक अनाउंसमेंट के बाद जो आज की क्लास है वो आप यहाँ जो लोग अनाउंसमेंट नहीं सुनना चाहते हैं वो आप आफ्टर 13 मिनट जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप 13 मिनट आप आगे से देख सकते हैं, यहाँ से आपका लेक्चर शुरू हो। ये एनसीईआरटी क्लास 9th पार्ट 3 है। इसमें हम लोग नाजिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने कल मेरी जो डिस्कशन वीडियो देखा होगा, यूपी पीसीएस का मैंने डिस्कशन वीडियो बनाया था, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, रूहर जो कोल माइन है, रूहार कोल माइन जो है, रूहर कोल माइन, इस पे क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया, तो एनसीईआरटी अगर आप ये चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे तो यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ये तो आपका क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2022 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था। तो कहने का बस मेरा मतलब ये है कि एनसीईआरटी की काफ़ी वेटेज है और डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, इसलिए एनसीईआरटी को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए। और डेडिकेटेड एनसीईआरटी बैच भी ऑलरेडी गोइंग ऑन है, तो आप यू मे इनरोल एनसीईआरटी बैच अलॉन। ओके, तो रिकंस्ट्रक्शन की बात है, तो अभी तक हमने क्या कहानी बताई थी, अभी तक हमने आपको कहानी बताई थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समाप्ति के बाद या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया था तो उसके बाद जो हिटलर का जो उद्गम हुआ था, नाजी पार्टी का जो ग्रोथ हुआ था, उसके बारे में हमने आपको क्रमबद्ध जो है घटना बताई थी, किस तरह से
एक यूथ पार्टी जो है एक नाजी पार्टी में कन्वर्ट होती है। और हिटलर के सामने जो मेजर चैलेंज था वो ये था कि जर्मनी को रिकंस्ट्रक्ट करना था, जर्मनी को एक महाशक्ति बनानी थी, और जर्मनी पे जो भी अत्याचार हुए थे अब तक वर्ल्ड वॉर वन के बाद वाइमर रिपब्लिक बनने और ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन होने से, उसको किस तरह से जो है एक नया स्ट्रक्चर दिया जाए। तो हिटलर 1932 के बाद जो है पावर में आ चुका था, आपको मैंने बताया था यहाँ पे, लेट्स प्लेन समवेयर, हाँ यहाँ पे देखिए 1933 मैंने आपको हाईलाइट किया था, आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। 1933 में 50 वैसे तो चांसलर बना था पहली बार 32 में, बट 33 में हिटलर जो है एक इनेबलिंग एक्ट पास करता है। 1933 में एक एक्ट पास होता है जिसका नाम होता है इनेबलिंग एक्ट। इनेबलिंग एक्ट, ये इनेबलिंग एक्ट पास होने से क्या हो जाता है, इस इनेबलिंग एक्ट के पास होने से जर्मनी को डिक्लेयर किया जाता है डिक्टेटर गवर्नमेंट। जर्मनी को डिक्टेटर सरकार घोषित की जाती है, यानी डिक्टेटरशिप जो है ऑफिशियली घोषित कर जाती है, यानी अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि इस जर्मनी जो है वो डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रूल करेगी। आज जर्मनी में जो है वो डिक्टेटर फॉर्म ऑफ सरकार चलेगी, क्योंकि लोगों का जो है वो कोई खास ऐसा बहुत बढ़िया या कह सकते हैं अच्छा अनुभव नहीं रहा था वाइमर रिपब्लिक के साथ और रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और उनके दिमाग में एक ऐसी पिक्चर बन चुकी थी कि वाइमर रिपब्लिक या रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर जर्मनी में रहती है तो जर्मनी की जो स्थिति है वो कभी सही नहीं होगी। और जर्मनी की स्थिति तभी सही हो सकती है जब कुछ यूनिक या कुछ ऐसा काम हो, रेडिकल काम हो, और रेडिकल काम केवल हिटलर ही कर सकता है, जो कि उन लोगों के लिए अभी तक मसीहा बन चुका था, क्योंकि हिटलर ने ऐसे प्रॉमिस और वादे किए थे कि आपकी सारी जो दुख है वो हम खत्म कर देंगे। तो इस तरह से हम तब हिटलर ने रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करता है कि इकोनॉमिक रिकवरी करने के लिए कुछ स्टेप्स लेता है। उसमें आप देखिए स्टेप्स क्या क्या हैं। हिटलर एक इकोनॉमिस्ट को हायर करता है जिसका नाम था सैचर्ट। हिटलर असाइन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हेल्समर सेल्चर्ट। ये नाम भी आपको याद रहे तो बेटर है, हेल्समर। इनको हायर करता है और इनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी जाती है कि जर्मनी की जो इकोनॉमी उसको रिकवर किया जाए, उसके लिए चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। तो कुछ इस तरह से इकोनॉमी डिजाइन की जाती है कि कहते हैं पेन से लेके एरोप्लेन तक जर्मनी में ही बनेगा, हम बाहर से कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे, हम बेचेंगे, वी विल सेल बट वी विल नॉट बाई। तो दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द जर्मन सुपर हाईवे एंड पीपल्स कार वोल्क्सवैगन, जो कि बहुत ही पावरफुल और एक पीपल्स कार का दर्जा दिया गया। ये हाई काफ़ी फैंसी कार जो है जर्मनी में बनी। आप समझिए जर्मनी जिसकी स्थिति कितनी खराब थी, वहाँ की करेंसी की वैल्यू देखिए कितनी गिर गई थी। इन फॉरेन पॉलिसी के लिए हिटलर एक्वायर क्विक सक्सेशन। तो अब हिटलर ने अपने को या जर्मनी को पावरफुल बनाने के लिए अब हिटलर का अगला कदम था दूसरे देशों को, उसने देखिए सारी संधियों से, सारी जो ट्रीटी थी उसको सब इग्नोर कर दिया, सारे जो लैंड जो टूटे हुए थे उसको वापस ले लिया, जो भी मतलब बंटवारा हुआ था, और सारी ट्रीटी मानने से मना कर दिया। तो अब हिटलर का नेक्स्ट टारगेट था दूसरे देशों पे कब्जा करना, सक्सेशन करना, ताकि हम उस रिसोर्स को, जैसे इंपीरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है, रिसोर्स को हम यूटिलाइज कर सके अपने देशवासियों के लिए। द फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर क्विक सक्सेशन, ही पुल्ड आउट लीग ऑफ नेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो लीग ऑफ नेशन एक थी, संघ था, जिसके अंदर हिटलर को साइन किया गया था कि आपको लीग ऑफ नेशन का मेंबर बनना पड़ेगा और लीग ऑफ नेशन के प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो लीग ऑफ नेशन से हिटलर अपने आप को यानी कि जर्मनी को बाहर कर लेता है। और ये एक तरीका था ये दिखाने का कि अब हम जो है आपकी ये कोई भी बात जो भी ट्रीटी ऑफ वर्साई में साइन की गई थी वो कोई भी बात अब हम आपकी मानेंगे नहीं। और रिहान लैंड उसको वापस रीऑक्युपाई कर लेता है। कहाँ किससे कर लेता है? ऑस्ट्रिया से ले लेता है। तो 1936 में ऑस्ट्रिया से मतलब इंटीग्रेट कर देता है सॉरी ऑस्ट्रिया को। और उसके बाद जर्मनी में 1938 में एक स्लोगन आता है, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। मतलब जर्मनी का जहां जहां भी प्रभाव था, जहां जहां भी उसकी विस्तार हो रहा था, वहां पे एक ही लीडर रूल करेगा, मतलब हिटलर, एक ही जनता होगी जर्मन और एक ही कल्चर होगा। He then went to the Western German speaking Sunderland
संडरलैंड जाता है और चेकोस्लोवाकिया से अपने अंदर ले लेता है। गोबल्स ऑफ द इंटायर कंट्री, और पूरे कंट्री को धीरे धीरे जो गोबल्स थे वो शुरुआत करता है अपने मर्ज करने के लिए। In all of this, he had unspoken support of England, which had considered the Versailles verdict too harsh. This quick succession at home and abroad seemed the reverse destiny of the country. लोगों का जो सपोर्ट था हिटलर की तरफ इसलिए था क्योंकि ये हिटलर जो है इस बात को लोगों के बीच रख रहा था कि ट्रीटी ऑफ वर्साई में हमारे साथ या जर्मनी के साथ जो है जो डिसरिस्पेक्ट हुआ है, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी हुआ है, उस ट्रीटी का जवाब है ये। हम वापस अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं। और लोगों ने काफ़ी सपोर्ट भी किया क्योंकि कहा जा रहा था कि अब समय का चक्र जो है वो बदल रहा है और हिटलर या जर्मनी के अच्छे दिन आ रहे हैं। तो हिटलर का जो सक्सेशन था उसको भी कोई अपोज नहीं कर रहा था, लोग काफ़ी सपोर्ट में थे। हिटलर डिड नॉट स्टॉप, यहाँ देखिए लिखा है हिटलर जो है नहीं रुकता है। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, पता नहीं ये क्लियर कट दिख नहीं रहा है, ये जर्मनी देखिए यहाँ पे है छोटा सा, यहाँ बगल में जो बाकी देश है इनको भी धीरे धीरे अपनी बाउंड्री जो है हिटलर बढ़ा रहा होता है और उन देशों को अपने अंदर ले आता है। उसके बाद जो ट्रीटी लगाई गई थी डीमिलिटराइजेशन का, उसको भी हिटलर इग्नोर कर देता है या उसको भी वायलेट कर देता है कि अब अपनी आर्मी बनाता है, आर्मी पे ज़्यादा पैसा खर्चा करता है, ज़्यादा ताकतवर टीम तैयार करता है, कहते हैं हथियार परचेस करता है कि हिटलर पे एक जर्मनी पे एक सेक्शन लगाया गया था कि आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते हैं। तो इस डीमिलिटराइजेशन को भी नलिफाई कर देता हिटलर। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर। सैचेट हैड एडवाइज हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूज इन अ रीअरेंजमेंट as the state still run on the deficit financing. Causing people, however, no place in Nazi Germany. Sachet had to leave. Hitler chose a war as they waited approaching economic crisis. Resources were to be accumulated through the expansion of treaty. In September 1939, Germany invaded Poland. देखिए ये थोड़ा सा यहाँ से अब दिक्कत शुरू हो जाएगी, यहाँ से 1939 में यहाँ से थोड़ी सी आपको दिक्कत शुरू होगी। मतलब जर्मनी ने हिटलर के जो एडवाइज़र थे उन्होंने, सैचेट जो एडवाइज़र थे उन्होंने बोला कि अभी टेरिटरी एक्सपेंशन मत करिए क्योंकि जर्मनी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो वॉर कर सके, या फाइनेंशियल क्राइसिस इतना है जर्मनी के ऊपर कि वो वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकती है। लेकिन हिटलर का मानना था कि अगर वॉर भी होता है तो भी हम जो है टेरिटरी एक्विजिशन तो करेंगे। और 1939 में ये बर्निंग पॉइंट हो जाता है, हिटलर ने या जर्मनी ने जो है वो पोलैंड को एक्सेशन कर लेता है, पोलैंड पे कब्जा कर लेता है, इन्वेट कर लेता है। और दिस स्टार्ट द फ्रांस, इसके वजह से फ्रांस और इंग्लैंड, दिस स्टार्ट अ वॉर विथ फ्रांस। जैसे ही पोलैंड पे अटैक करता है फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जर्मनी वर्सेस फ्रांस एंड इंग्लैंड, क्योंकि ये दोनों देश जो हैं सपोर्टर थे या कह सकते हैं इनका कॉलोनी था पोलैंड। इन सितंबर 1940 एक एक्ट साइन होता है, ट्राई पार्टी पैक्ट साइन बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। जर्मनी को सपोर्ट करने के लिए जर्मनी क्या करता है, बाकी देश, ये जो देश है इटली, जर्मनी, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि ट्राई पार्टी एग्रीमेंट जो है 1940 में किन किन देशों के बीच में हुआ था। ये हुआ था आपका जापान, 3 मित्र देश बनते हैं, जापान, जर्मनी और इटली। इस एक्ट के थ्रू ये था कि अगर कोई भी देश हिटलर के ऊपर या जर्मनी के ऊपर अटैक करता है तो तीनों देश जो है मिलकर जवाब देंगे जर्मनी के लिए, जर्मनी की तरफ से लड़ेंगे। इससे हिटलर की पावर जो है वो इंटरनेशनल पावर में कन्वर्ट होती है। एंड पपेट रेजिम सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी वर इंस्टॉल इन लार्ज पार्ट ऑफ द यूरोप। बाय एंड ऑफ 1940 हिटलर वाज द पिनाकल ऑफ हिज पावर। देखिए यानी कि आप देखेंगे 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और 1939 और 1940 आते आते जो है हिटलर महाशक्ति बन चुका था। यहाँ पे क्या लिखा है, हिटलर वॉज एट द पिनाकल ऑफ हिज पावर, मतलब सबसे सुप्रीम पावर पे था जब इन 3 देशों की इनको और सहमति मिल गई और हिटलर ने जो है काफी ज्यादा जो है लैंड जो है एक्सेशन करना शुरू कर दिया। वॉर तो यहाँ से शुरू हो चुकी थी। अगर आपसे पूछा जाए वॉर कैसे शुरू हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू हुई, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने का यही रीजन था कि जर्मनी का एक्विजिशन करना पोलैंड को, यहीं से वॉर का जो है कह सकते हैं शुरुआत हो चुकी थी। वॉर का जो है वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो स्टार्ट हो चुका था सितंबर 1939 में। क्यों हुआ था, पोलैंड को इन्वेट करने की वजह से। अब हिटलर का नेक्स्ट टारगेट था यूरोप के बाकी देशों को अपने कब्जे में लाने का थ्रू द वॉर एंड एक्सेशन। तो हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग
term aim of conquering Eastern Europe. He want to ensure food supply, living space and Germany. देखिए फॉर जर्मन, हिटलर जब ये सारी चीज़ें कर रहा था, मतलब टेरिटरी एक्वायर कर रहा था दूसरे देशों के, यूरोप के दूसरे देशों में, तो रीज़न क्या दे रहे थे अपने लोगों को? वो रीज़न ये दे रहे थे कि जितनी ज़्यादा हमारे पास ज़मीन होगी, यानी दूसरे देशों की जो ज़मीन होगी, उससे उतना ही हमारे जो जर्मन है वो वहाँ रह सकते हैं और उसको रिसोर्स को फॉर अ फूड और शेल्टर यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हिटलर जो है अपने लोगों को मोटिवेट कर रहा था और अपने साथ इसलिए ला पा रहा था, कह रहा था कि मैं आपके लिए घर बना रहा हूँ, आपके लिए फूड प्रोवाइड करने के लिए मैं जो है दूसरे देशों को इन्वेट कर रहा हूँ। तो लोग इसके काफ़ी सपोर्ट में आ रहे थे, जो लोग थे। उसके बाद देखिए अब 1941, अब यहाँ से थोड़ा सा और ज़्यादा लड़ाई शुरू हो जाएगी। 1941 जून में वो सोवियत यूनियन पे हिटलर अटैक कर देता है। देखिए 1939 पे पोलैंड पे करता है, ऑलरेडी जैसे ही पोलैंड पे करता है तो एक तरह से वॉर स्टार्ट हो चुकी थी, वॉर स्टार्टेड। पोलैंड पे अटैक करने से एक लड़ाई तो छिड़ चुकी थी, और 1941 में ये क्या करता है, सोवियत यूनियन पे अटैक कर देता है, जो कि रसिया और बाकी कुछ उसके मित्र देश थे। तो एक महाशक्ति थी ये, सोवियत यूनियन ऑलरेडी एक महाशक्ति थी, उस पर अटैक कर देता है। In his historical blunder, Hitler exposed the German Western Front to British aerial bombing and Eastern Front for power Soviet armies. तो एक तरफ वो ब्रिटिशर पे बॉम्बिंग कर रहा था, मतलब उस पर अटैक कर रहा था, दूसरी तरफ वो सोवियत यूनियन पे कर दिया। बट सोवियत यूनियन की एक आर्मी थी, रेड आर्मी। सोवियत यूनियन की आर्मी को रेड आर्मी कहा जाता था। रेड आर्मी काफी पावरफुल आर्मी थी। कहा जाता है रेड आर्मी ने जो है जर्मन आर्मी को बहुत, मतलब दौड़ाते हुए मारा। कहाँ तक दौड़ाते हुए मारा? जर्मन आर्मी को बर्लिन, जर्मन को जो उनकी कैपिटल थी बर्लिन, वहां तक जो है खदेड़ते हुए ले गए। ये बहुत कह सकते हैं कि जर्मनी के लिए कहते हैं ना मुंह के बल गिरने वाली बात थी। द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट द जर्मनी एट स्टेलगार्ड। स्टेलगार्ड में बहुत बुरी तरह, एक जगह है स्टेलगार्ड, वहां बहुत बुरी तरह से जर्मन आर्मी को जो है ये हमारी सोवियत यूनियन की जो रेड आर्मी वो हरा देती है। आफ्टर दिस सोवियत रेड आर्मी हाउंटेड, मतलब उनको भगाते हुए उनको ले जाती है उनका जो कैपिटल है, जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन में, वहां तक खदेड़ के, वहां तक मतलब कह सकते हैं ना भगा भगा के मारती है और अपने कहते जाओ अपने आपके घर तक छोड़ के आती है, मारा भगाते भगाते। अब क्योंकि सोवियत यूनियन काफी पावरफुल देश थे, काफी संगठन था, तो देशों का काफी ताकत था और ये एक महाशक्ति थी सोवियत यूनियन। मीनवाइल द यूएसए हैज रेस्टेड। अब देखिए ये जब लड़ाई हो रही थी, इस लड़ाई में यूएसए जो है इस वॉर में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता था। यूएसए नहीं चाहता था कि वो किसी भी युद्ध में जो है वो फिर से पार्टिसिपेट करे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का खामियाजा वो देख चुका था। लेकिन होता क्या है, इट वॉज विलिंग टू once again face all the economic problem that first world war has caused, but it could not stay out of the war for a long. Japan has expanded its power in the east. अब इधर जर्मनी आतंक मचा रहा था जिससे कि सोवियत यूनियन लड़ रहा था, और जर्मनी का जो दोस्त था एक जापान, वो भी कम आतंक नहीं मचा रहा था। वो क्या किया, ईस्ट की तरफ मतलब यूएसए की तरफ जो है अपने टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहा था। इट हैड ऑक्युपाइड द फ्रेंच इंडो चाइना, वो एक फ्रेंड इंडो चाइना का एक जगह है उसको ऑक्युपाई कर लेता है। दूसरा इज प्लानिंग टू अटैच यूएस नेवल बेस। अब ये बात पता चल जाती है यूएस को, जापान जो है वो एक रणनीति के थ्रू जो है यूएस का जो नेवल बेस है उस पर अटैक करना चाहता है, और ये बात कहीं ना कहीं यूएस को पता चल जाती है। अगर वो अटैक कर देता तो यूएस की जो नेवल बेस है या यूएस की जो आर्मी वो खत्म हो जाती है और यूएस बहुत वीक पड़ जाता। और जैसे ये बात पता चलती है, व्हेन द जापान स्टेंड हिज सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब द यूएस बेस पर्ल हार्बर। ये थोड़ी सी गलती कर दिया यहीं पे, जापान ने क्या किया, जर्मनी की मदद से यूएस का जो पर्ल हार्बर था उस पर अटैक कर दिया, पर्ल हार्बर। जैसे इस पर अटैक किया, यूएस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंटर कर जाता है, जो कि यूएस जो है ना इंटेंशन नहीं था उसका वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करने का, लेकिन जर्मनी और जापान की महत्वाकांक्षा कुछ ऐसी थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया, और कुछ ऐसा हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 में उसको इंटर करना पड़ा, क्योंकि जापान ने जो है पर्ल हार्बर पे बम्बार्ड कर दिया विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। अब
बौखला गया यूएस और उसने कहा बहुत हुआ। इसीलिए आपने देखा होगा, न्यूज़ सुना होगा कि न्यूक्लियर बम का अटैक भी करता है यूएस जापान पे, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पे। यूएस इंटर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द वॉर एंडेड इन मई 1945, और मई 1945 में वॉर खत्म होती है। यूएस की एंट्री होते ही यूएस बहुत ही एग्रेसिवली अटैक करता है और मई 1945 में वॉर खत्म हो जाती है, जिसमें जर्मनी फिर से बुरी तरह से हार जाता है और हिटलर अपने आप को बंकर में सुसाइड कर लेता है। और जो चैप्टर स्टार्ट यहीं से हुआ था कि जो गोबल्स थे, जो सलाहकार थे, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं बंकर में, और वो जो हेलमेट था उसके पिताजी भी अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। 11 साल का जो लड़का था उससे ये कहानी चालू हुई थी। तो हिटलर डिफीट एंड यूएस ड्रॉप ऑफ द एटम बम ऑन हिरोशिमा, आपको पता है ये बात, ठीक है। इसमें भी कहा जाता है कि जापान ने सरेंडर कर दिया था, बट फिर भी जो है यूएस बम्बार्ड करता है, बिकॉज यूएस दिखाना चाहता अपने शक्ति प्रदर्शन कि आगे चल के कोई देश ये ना सोचे जैसा जापान ने सोचा कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। यूएस ने अपने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जो है अब देखिए वनडे एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया था, ठीक है, ये डेट पूछा गया था वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने का, और हिरोशिमा ही पूछा हुआ है। ये दोनों फैक्ट आपके वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। एक तो खत्म कब हुआ था, मई 1945, ठीक है, और बम कहाँ फेंका गया था, हिरोशिमा पे। ये थोड़ा सा जिस्ट आपको दिया गया था। और फिर कहानी लिखा है, फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वी आर नाउ रिटर्न टू द हेलमेट एंड हिज फादर स्टोरी, a स्टोरी ऑफ नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वॉर। तो अब देखिए फ्लो चार्ट कैसे चला था, ये चैप्टर कैसे स्टार्ट हुआ था। फिर जैसे फिल्मों में होता है ना, हमारे हिंदी फिल्मों में होता है, वैसे ही स्टार्ट हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था हेलमेट से, और हेलमेट की जो जिज्ञासा थी उससे हम लोग गए थे फ्लैशबैक में, जहां पे हम लोग नाजी के बारे में पढ़े, नाजी के बारे में पढ़े, हिटलर बना कैसे उसके बारे में पढ़े, कैसे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ वो पढ़े, और फिर कैसे डिफीट हुआ वो पढ़े। अब फिर से इस डिफीट से हेलमेट की तरफ जाते हैं बैक फ्लो में, देखते हैं कि क्या चीजें हुई थी। तो जो अगला टॉपिक है वो है नाजी वर्ल्ड व्यू। नाजी वर्ल्ड व्यू में ये देखना है कि जो आम जनता थी या दूसरे देश के जो लोग थे वो किस तरह से नाजी को सपोर्ट करते थे, या नाजी के लिए क्या विचारधारा रखते थे। जो सपोर्टर थे वो तो अच्छा ही सोचेंगे, जो अगेंस्ट जो थे वो क्या बोलते थे। बहुत सारे जो जर्मन्स थे जो कहीं ना कहीं डर के हिटलर का सपोर्ट कर रहे थे, वो भी नाजी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उसकी विचारधारा को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट कोई चारा नहीं था उनके पास, दैट्स वाई दे आर सपोर्टिंग। इसकी एक हमें रूपरेखा तैयार करनी है, या मतलब एक तरह से जिस्ट लेना है। तो चलिए इसका भी ऑलमोस्ट इस चैप्टर का क्रक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ये थर्ड पार्ट है, इसमें थोड़ा बहुत आपको दिया जाएगा कि किस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कैसे मारा गया। ये गैस चेम्बर है, देखिए ये कुछ ऐसे गैस चेम्बर जो है हिटलर बनाता था, जहाँ पे जीव्स को जो है भर के इसमें पनिशमेंट देता था। जैसे देखिए रेल की पटरी, रेल के कंपार्टमेंट बना देता था, इसमें जीव्स को भर देता था और फिर गैस ऑन करके इसको क्लोज कर देता था। तो इसमें जो दम घुटने से मर जाते लोगों की डेथ हो जाती है जीव्स की। यहाँ पे फोटो भी दिया हुआ है, इस फोटो में भी दिखाया गया कैसे जो है मास किलिंग हुई थी। ये फोटो अगर दिख पाए तो यहाँ पे ब्लर है, वैसे आपके पीडीएफ में होगा। ये जो है कैसे हीप लगा है जूतों का, मतलब ये वो लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है। प्लस ये कांटेदार लगाए गए थे कंसंट्रेशन कैंप में, अगर कोई भागना चाहता है तो ये कांटों में बिजली दौड़ती थी जी, तो आप यहाँ इससे मतलब भाग नहीं सकते हो। कुल मिला के कुछ इस तरह से जो है हिटलर ने व्यवस्था टाइप किया था। ये भी देखिए कुछ कंसंट्रेशन कैंप का फोटो है, इधर जूतों का हीप है। अब आते हैं हम लोग यूथ इन नाजी जर्मनी। हिटलर ने ऐसा क्या किया, या देखिए अकेले तो हिटलर कुछ नहीं कर पाएगा ना, उसको एक टीम चाहिए होती है। टीम की मतलब आर्मी, और आर्मी कैसे बनेगी। तो किस तरह से हिटलर ने अपने देशवासियों को ट्रेन किया, या अपने यूथ को कैसे ट्रेन किया, वो हम इसमें पढ़ते हैं। हिटलर ने अलग अलग एज ग्रुप में बच्चों को डिवाइड किया, और उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी भी उसी हिसाब से उसने डिजाइन की। उसने स्टार्टिंग के बच्चों को डिजाइन किया कि वो अपने पाठ्यक्रम में नाजी पार्टी आइडियोलॉजी को इंक्लूड करेंगे।
और इतिहास को कुछ ऐसे लिखा जाएगा जिससे उनको नॉन आर्यंस जो थे, मतलब ज्यूस, पोलैंड वाले जो थे, पोलिस, इनके खिलाफ नफरत हो जाए। और हिटलर की महिमा या हिटलर की जो वर्णन है उसको इतिहास में ऐसे ग्लोरीफाई किया जाए, इन बच्चों के अंदर से बहुत कम उम्र में 8 से 9 साल के बच्चे जो होते हैं इनके अंदर देश भाव, देश के लिए प्रेम और हिटलर के लिए जो है स्नेह और रिस्पेक्ट आ जाए। जब थोड़े बच्चे बड़े होंगे, 14 साल के होंगे, तो उनको एक मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप में डाला जाएगा। जब वो बच्चे 18 साल के होंगे तो उनको फिक्स 3 से 4 साल पीरियड के लिए उनको मिलिट्री सर्विस अपनी देनी पड़ेगी। बच्चों को स्कूल में ट्रेन ऐसे किया जाता था कि वो एग्रेसिव हो, उनके लिए स्पोर्ट्स भी ऐसे डिज़ाइन करते थे कि जिससे वो मस्कुलर हों और उनका माइंड भी जो है वो ऐसे हो कि वो फाइटिंग स्पिरिट रखते हों। इस तरह से कैरिकुलम डिज़ाइन किया जाता था। स्कूल और कॉलेजेस में जो नॉन आर्यन टीचर्स थे उनको निकाल दिया गया, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था ताकि वो छोड़ दें, स्कूल अलग बना दिए गए। कुल मिला के एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या एक रेशियल यूटोपिया, यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसा देश जहाँ पे सब परफेक्ट हो, तो रेशियल यूटोपिया का मतलब होता है एक ही धर्म केवल डोमिनेट करे, एक ही कास्ट डोमिनेट करे, ऐसी जो है व्यवस्था जो है हिटलर बना रहा था। तो हिटलर वॉज फैंटास्टिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। हिटलर का काफी ज्यादा इंटरेस्ट था अपने देश के यूथ पे। हिटलर का मानना था कि हम सोसाइटी को स्ट्रांग तभी बना सकते हैं जब हम अपने बच्चों को, यानी कि जो यूथ है जर्मनी की, उनको हम नाजी आइडियोलॉजी सिखा पाए। इसीलिए उसने कंट्रोल किया बच्चों को आउटसाइड एंड इनसाइड, दोनों, आउटसाइड घर से बाहर और स्कूलों में उसने कंट्रोल। तो क्या हुआ नाजी स्कूलों में, क्या होता, व्हाट हैपेन इन द स्कूल अंडर द नाजिज्म, स्कूलों में क्या चीजें होती थी। तो स्कूलों में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से पोस्टर्स लगाए जाते थे, पेंटिंग बनाए जाते थे जिसमें ये रिप्रेजेंट किया जाता था कि आर्यंस सबसे सुप्रीम रेस है, बाकी सब जो है वो, बाकी सारे जितने भी रेस हैं वो रिसेसिव रेस हैं। तो ऑल स्कूल वेर क्लीन एंड प्यूरिफाइड, दिस मीन्स दैट टीचर हु वेर ज्यूस और सीन हैज अ पॉलिटिकली अनरिलायबल वेर डिसमिस्ड। इसमें कह रहे हैं कि स्कूलों को साफ किया गया। यहाँ पे साफ वैसे वाला तो कर सकते क्लीनिंग, दूसरा ये कि जो भी लोग हिटलर के हिसाब से या हिटलर आइडियोलॉजी के हिसाब से अनडिजायरेबल थे उनको स्कूल से निकाल दिया गया। चिल्ड्रन फर्स्ट सेग्रीगेटेड, बच्चों को भी अलग अलग बैठाया गया, जर्मन को अलग बैठाया गया, ज्यूस को अलग बैठाया गया। जर्मन्स और ज्यूस कभी एक साथ एक क्लास में बैठ नहीं सकते, खेल नहीं सकते हैं। जर्मन्स और ज्यूस को बोला गया दे आर अनडिजायरेबल चिल्ड्रन। जो भी जीव्स थे, फिजिकली हैंडीकैप थे, जिप्सीज थे, इनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, स्कूल से इनके अलग स्कूल बना दिया गया, इनकी फैमिली को टॉर्चर किया गया ताकि ये स्कूल छोड़ दें और किसी तरह से इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। इस तरह से सेग्रीगेट पॉलिसी जो है जर्मनी में हिटलर द्वारा स्कूलों में लगाई गई थी। स्कूलों में हिटलर ने अपने बच्चों को, या जो जर्मन के जो बच्चे थे उनको गुड जर्मन बनने के लिए पाठ्यक्रम में ऐसे बातें इंक्लूड की। गुड जर्मन चिल्ड्रन वेर सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, स्कूल टेक्स्ट बुक वेयर री रिटन, रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई। एक सब्जेक्ट लाया गया रेशियल साइंस, जिसमें हिटलर ने या नाजी आइडियोलॉजी ने इस बात की व्याख्या की और इसकी पुष्टि की कि जो आर्यंस रेस है वो सुप्रीम रेस है, बाकी जितने भी रेस हैं या बाकी जितने भी कम्युनिटी है वो बेटर नहीं है और उनको हमें समाज से निकाल देना चाहिए। बच्चों को अपने देश के लिए लॉयल रहना सिखाया गया, जीव से नफरत करने सिखाया गया और हिटलर को एज अ भगवान वर्शिप करने के लिए सिखाया जा रहा था कि वर्शिप द हिटलर या नाजी आइडियोलॉजी। बच्चों को ऐसे स्पोर्ट्स सिखाए जाते थे जिससे वो एग्रेसिव हो, जैसे कि बॉक्सिंग, और जिससे कि बच्चे जो है वो स्टोन हार्टेड यानी स्ट्रांग हार्टेड हो, पत्थर दिल कह सकते हो, पत्थर दिल हो, स्ट्रांग हो, मैस्कुलिन हो। यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते थे जिसमें बच्चों को नेशनल स्पिरिट के बारे में सिखाया जाती थी। 10 साल के बच्चों को जंक बुक में एंटर किया जाता था। जंक बुक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिसमें बच्चों को 10 साल के बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करना होता था और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू जो है नाजी आइडियोलॉजी को अपने कैरिकुलम में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अडॉप्ट करना था। जब वो बच्चे 14 ईयर के होते थे तो उनको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना पड़ता था, जिससे जहां पे वो हिटलर को एज अ गॉड वर्शिप करा जाती थी, वॉर सिखाया जाता था, एग्रेसिव होना सिखाया जाता था, वायलेंस होना सिखाया जाता था,
और डेमोक्रेसी की बुराई करने से, मतलब कंडेम द डेमोक्रेसी, जीव्स के नफरत, जिप्सिस के नफरत करना, इन सब चीजों के बारे में जो है उनको सिखाया जाता था। जब इनका रिगरस ट्रेनिंग खत्म होता था 14 साल से 18 साल के बाद, तो जब ये 18 साल के होते थे तो इनको फोर्स, आर्म्ड फोर्स में इनकी एंट्री की जाती थी नाजी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। मतलब 10 साल तक तो उनको जंक बुक में डाला जाता था, फिर 10 साल से लेकर 14 साल तक उनको एग्रेसिव ट्रेनिंग दी जाती थी, और उसके बाद जब 18 साल के होते थे वो, तो उनको मिलिट्री कैंप या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में उनको शामिल किया जाता था ताकि वो लड़ाई कर सके, देश के लिए लड़ सके। यूथ लीग बनाई गई थी 1922 में, जिसको 4 साल के बाद इसका हिटलर यूथ नाम दे दिया गया, जिसमें मकसद था हिटलर नाजी जर्मनी के बच्चों को, जर्मनी के यूथ को, बच्चों को नाजी के लिए, नाजी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए प्रेरित करने के लिए। The Youth League of Nazi was founded in 1922. 4 years later, it was renamed Hitler Youth. देखिए, The Youth League of Nazi was founded in 1922. तो ये भी डेट आप याद रखिएगा, 1922 में यूथ लीग बनाई गई थी, यूथ लीग बनाई गई, जो कि आगे चल के इसी का नाम नाजी यूथ रखा गया। To unify the youth movement under the Nazi control, all other youth organizations were systematically dissolved and finally banned. बाकी जितने अगर कोई यूथ ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी में थे उनको बंद कर दिया गया था, या उनको डिसॉल्व करके एक ही पार्टी में मिला दिया गया, जिसमें जो भी छोटी पार्टी थी उनको इनमें मर्ज कर, जैसे मान लो कोई पार्टी है आज के टाइम पे कुछ क्रांति करना चाह रही है तो उसको बीजेपी में मर्ज कर दो ताकि वो बीजेपी सपोर्टर हो जाए। अब प्रारंभ स्टार्टिंग में भी ऐसे ही हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था तो जितने भी रीजनल स्टेट पार्टी थे उनको कांग्रेस के साथ मिला लिया गया था, और नेहरू जी ने काफ़ी मास्टर स्ट्रोक खोला था कि जितने भी रीजनल पार्टी थे जो इनका ओरिजिनल डिमांड था उनके नेताओं को टिकट देते थे और कहते तुम लड़ो और तुम बन जाओ सीएम वगैरह डिफरेंट पोस्ट पे, लेकिन तुम अंडर द बैनर ऑफ कांग्रेस में आ जाओ। तो ऐसा उस समय भी हो रहा था, ये कोई नई बात नहीं है, दिस इज अ बहुत ओल्ड टेक्निक है। अगला मदरहुड, महिलाओं को क्या कहा जाता था या महिलाओं को क्या प्रेरित किया जाता था। तो नाजी दौर में महिलाओं को प्रेरित किया जाता था कि वो ट्रू आर्यंस को जन्म दें और किसी भी नॉन आर्यन के साथ जो है कोई दोस्ती और संपर्क ना रखें, क्योंकि ऐसा हिटलर द्वारा कहा जाता था कि ये रेशियल हमारा इम्प्योर हो जाएगा अगर आप किसी और के साथ दोस्ती या रखते हैं। तो ट्रू आर्यन या प्योर ब्लड आर्यंस को वो जन्म दे, और जितना ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव मस्कुलिन और स्टील हार्टेड बच्चे बनाएंगे उतना ज़्यादा उनको अवार्ड दिया जाएगा। गर्ल्स को कहा गया था कि वो घरों में रहें, अच्छी मदर बने वो और घर को संभालें, और पुरुषों को, बच्चों को कहा गया था, लड़कों को कहा गया था कि वो देश के लिए, लड़ाई के लिए तैयार रहें। द चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट वुमेन वेयर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। बच्चों के अंदर ये हमेशा डाला जाता था कि महिलाएं पुरुषों से अलग हैं, उनका काम अलग है, पुरुषों का काम अलग है, ऐसा उनको बचपन से सिखाया जाता था। The fight for equal right for man and woman that has become part of democratic struggle where everywhere was wrong. महिला और पुरुष एक नहीं है, और महिला पुरुष के लिए जो समानता के लिए जो लड़ाई हो रही है वो गलत है, ऐसा जो है नाजी आइडियोलॉजी में सिखाई जाती थी। कहते थे ये इट विल डिस्ट्रॉय द सोसाइटी, अगर पुरुष और महिला एक हो गए तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी, ऐसी जो है बातें नाजी आइडियोलॉजी में की जाती थी। While boys were taught to be aggressive, masculine, steel-hearted, girls were told that they had to become a good mother and rear a pure-blood Aryan's children. Girls has to maintain purity of race and distance. देखिए, and distance themselves from Jews and look after the home and their children Nazi value. अपने बच्चों को नाजी वैल्यू सिखाएं, घर की रखवाली करें, घर को देखें, एंड दे हैड टू बियर द आर्यन कल्चर एंड रेस, और अपने बच्चों को आर्यन कल्चर के बारे में और आर्यन के रेस के बारे में ट्रीट करें। इन 1933 में हिटलर ने कहा था, इन माई स्टेट मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन, बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। वुमेन who bore racial undesirable children were punished and those who produced racial desirable children were awarded. नाजी ने कहा
हिटलर ने कहा कि नाजी जर्मनी में जो महिला अनडिजायरेबल बच्चों को जन्म देगी उनको पनिशमेंट मिलेगा, और जो महिला जो है स्वस्थ बच्चों को, ट्रू आर्यंस को जन्म देंगी, उनको उसका अवार्ड मिलेगा। महिलाओं को इंकरेज किया जाता था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे वो प्रोड्यूस करें, और उनको ऑनर उसी हिसाब से दिया जाता था, जैसे कि ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था जिनके 4 बच्चे होते थे, सिल्वर 6, और गोल्ड जिनके 8 या 8 से ज्यादा पुरुष यानी कि मेल या बॉयज होते थे या बच्चे होते थे। और कहा गया था कि ऑल आर्यन वुमेन हु डेविएटेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट वेर पब्लिकली कंडेम्ड। अगर किसी महिला को यह पाया जाता है कि वो आर्यन, एक कोड बनाया गया था आर्यन का, अगर उसको फॉलो नहीं कर रही हैं, नॉन आर्यन के साथ कोई संपर्क रखती हैं, कॉन्टैक्ट रखती हैं, तो उनको पनिश किया जाएगा। उनके लिए एक पूरा प्रोसेस बनाया गया था पनिशमेंट का, ठीक है। अगर वो दोज वुमेन हु मेंटेन कॉन्टैक्ट विद ज्यूस, पोल, रशियन वेर परेड, क्या पनिशमेंट था, उनको परेड किया जाएगा सेव हेडेड, मतलब उनके सेव हेडेड, ये थोड़ा सा यही सब गलत थोड़ा जर्मनी का करने का तरीका। उनके में प्ले कार्ड लगाया जाएगा, गले में एक कार्ड लटका दिया जाएगा जिसपे लिखा जाएगा कि आई हैव शुअल द ऑनर ऑफ नेशन, मतलब हमने जो है देश का सम्मान कम किया है या गिराया है। मैंने रिसीव, जेल भी डाल दी जाएगा, और उन पर सिविल ऑनर के खिलाफ जो है केस चलाया जाएगा, और उनके हस्बैंड या उनके फैमिली को भी इसका क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा अगर ऐसी कोई महिलाएं पाई जाती हैं। तो ये सब थोड़ा सा नेगेटिव था, अरे इतना ज़्यादा जो है रिजिड नहीं होना चाहिए। अगला आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। अब नाजी जो है किस तरह से आम जनता के बीच में बाकी लोगों के बारे में नफरत किस तरह से पैदा कर सके, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, वो इसमें बताया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि आज की भी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, अगर आप किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं तो अपने एडवर्टीजमेंट में उनको कोट करती हैं। जैसे अभी दिल्ली में जब चुनाव चल रहा था तो उसमें आम आदमी पार्टी सरकार ने यह कोट किया था कि आपको अगर कूड़े का पहाड़ चाहिए तो आप खुशी से जो है बीजेपी को वोट दीजिए। तो एक रिसेंट एग्जाम्पल है कि किस तरह से आप दूसरे पार्टी को कंडेमिनेट कर सकते हो। उसी तरह से नाजी में भी हो रहा था कि ये जो दूसरे रेशियल कम्युनिस्ट रेशियल थे उनको छोटा दिखाने के लिए कुछ ऐसे मूवीज या ऐसे पोस्टर्स बनवाए जाते थे जिसमें दिखाया जाता था कि ये सारे लोग जो है जर्मनी को अंदर से खोखला कर रहे हैं। जैसे ज्यूस को दिखाया जाता था कि दे आर किलिंग द जर्मनी और एक्सट्रैक्टिंग ऑल द मनी फ्रॉम जर्मनी। उनके बच्चों को देखिए, फोटो था यहाँ पे एक व्यक्ति को एक इस बड़े से ग्लोब पे बैठाया गया है। इसमें यह दिखाया जा रहा है कि ये व्यक्ति जो है जर्मनी का सारा पैसा जो है वो खा गया है और जर्मनी के ऊपर जो है बैठ गया है। तो इस तरह से कुछ प्रोपेगेंडा, ऐसे कुछ प्लेज, हेट रेट जो है आम जनता में फैलाने की कोशिश की जाती थी। और इन कम्युनिटी को वर्मी, रैट और पेस्ट, इनसे जो है कंपेयर किया जाता है, मतलब चूहे या जो होते हैं जिनसे कि समाज में कुरीति आती है, समाज बर्बाद होता है, इससे रिलेट किया जाता था किसको, इन जो नॉन आर्यन कम्युनिटी थे जैसे जीव्स और आर्यंस जो थे। वही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। मीडिया को भी ये कहा जाता था कि जो नाजी आइडियोलॉजी उसको बढ़ चढ़ के दिखाए और अपने पोस्टर, विजुअल, इमेज, स्लोगन, इन सब में जो है नाजी के काम को बढ़ चढ़ के दिखाए, और बाकी जो कम्युनिटी है उनको ये दिखाए कि किस तरह से वो जर्मनी को खोखला करते जा रहे हैं और किस तरह से जर्मनी के लिए वो समाज के लिए इविल्स हैं। तो जर्मन वेयर स्टेरियोटाइप, मॉक, अब्यूज, डिस्क्राइब एज अ इवल। Socialist and liberal were represented as a weak and degenerated. They were attacked as a Messiah foreign agent. Propaganda film were made to create hate for the Jews. जैसे कि अभी देखे होंगे ना, फिल्म आई थी, अभी एक मूवी आई थी, ऑटोबायोग्राफी मोदी के बारे में आई थी, फिर एक मूवी आई थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये सब मूवी क्यों बनाई जा रही है? ये मूवी इसीलिए बनाई जा रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो एजेंडा है या बीजेपी के जो कह सकते हैं छवि को दिखाने के लिए सारी मूवियाँ बनाई जाती हैं, रूलिंग पार्टी जो होती है। इतिहास में भी ऐसा होता रहा है कि ऐसे मूवीज बनाई जा रहे थे जिसमें हिटलर को सुप्रीम दिखाया जाता था और बाकी जो भी कम्युनिटी थी, बाकी जितने भी लोग थे, उनको दिखाया जाता किस तरह से हिटलर या जर्मनी के साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है और समय आ चुका है कि हमें अपनी इस नाइंसाफ़ी के बदले लेने हैं, उसके लिए हमें जगना चाहिए, जुड़ना चाहिए। इस तरह से वहाँ पर भी दिखाया जाता था, ठीक है। ये आप एक बार रीडिंग मार लेंगे, कुछ खास इसमें फैक्चुअल बताने लायक नहीं था। तो मोटा मोटा अगर हम आपको बताएं तो ये पूरा जो नाजिज्म है, इसमें आपको मैंने एक जिस्ट आपको देने की कोशिश की है।
वैसे चैप्टर काफ़ी बड़ा है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैंने आपको, या जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है नाजिज्म, ये आपका समाप्त होता है। तो क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है, बाकी इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा, आप लोग भी बनाए होंगे, बट मैं आपको नोट्स, ओके सॉरी, ओके, तो देखिए, तो क्लास 9th का जो चैप्टर था नाजिज्म, जिसमें हिटलर के बारे में आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया गया था, ठीक है, ये समाप्त होता है। आपको कैसे पढ़ना है, आप इसको एक बार जरूर रीड करिएगा लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी को आप रीड करिएगा लाइन बाय लाइन, और आप खुद प्रयास करिएगा कि इसके नोट्स आप बना लीजिए। आपका प्रयास होना चाहिए कि आप इसके नोट्स बना लें, और क्योंकि आपका जो खुद का नोट्स होगा वही मेन इंपॉर्टेंट है। मेरे द्वारा जो नोट देगा वो तो एक रेफरेंस होगा, बात समझने की कोशिश करिएगा। बाकी आपको मैं खुद हैंड रिटन नोट्स ऐप पे प्रोवाइड करा दूंगा मैं, तो हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी कैसे थी, एक चैप्टर को, जो मैंने आपको तरीका बताया कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें से फिल्टर कर लेना है और क्या नहीं करना है। आपने समझा होगा थोड़ा, अगर मेरे लेक्चर को फॉलो किया होगा, तो पार्ट वन प्लस पार्ट 2 एंड प्लस पार्ट 3, 3 पार्ट में मैंने आपको नाजिज्म पूरा कंप्लीट किया है। आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सी चीज़ों को नहीं पढ़ा क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं था आपके लिए। मुझे पता था कि कितना कंटेंट है मुझे यहाँ से फिल्टर करना है, तो मैंने वो फिल्टर कर लिया, ठीक है। तो अगली कड़ी में जो एनसीईआरटी की श्रृंखला जो हमारी चल रही है, तो एनसीईआरटी की अगली श्रृंखला में हम लोग ज्योग्राफी कवर करेंगे। ज्योग्राफी में मैंने आपको एक चैप्टर आपको करा दिया था स्टैंडर्ड यूनिवर्स के बारे में। अब हम लोग इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कवर करेंगे। अब इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के लिए आपको क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, वो आपको पार्ट 1 अपने साथ रखना है, ठीक है। बात समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा, ये तो पहला काम हो गया, तो हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी में। इसको खत्म करने के बाद जो दूसरा एनसीईआरटी होगा हमारा, वो हिस्ट्री का होगा। अब इसमें हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग, अब हमारा प्रयास है कि एंशियंट हिस्ट्री को आपको शुरुआत किया जाए, इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह, क्योंकि इसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि पीसीएस काफ़ी करीब आ रहा है, और पीसीएस जैसे से अप्रोच आ रहा है, और मैंने जो हिस्ट्री की महत्व देखा, आपको मैंने बताया था कि पीसीएस में, यूपी के पीसीएस में, यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस, ये दोनों ही जो है अपकमिंग एग्जाम है। एक तो आपका बिहार आपका फेब में है, और यूपी जो है आपका मई में है। इन दोनों में ही 20 क्वेश्चन जो है, 20 क्वेश्चन आपके इतिहास से आते हैं, हिस्ट्री से। और आपको हम बताएं, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो आपको क्लास 6th to 10th की आपको एनसीईआरटी मिनिमम पढ़नी है। कि जो एंशियंट हिस्ट्री आती है, एंशियंट, ये आपका क्लास 6th to 8th में कवर हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करेगा। क्लास 6 to 8 तक की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं और उसके नोट्स बना लेंगे, जो कि मैं आपको सिखा भी रहा हूँ, तो आपका वहां से वो वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, एंशियंट वाला पार्ट, क्योंकि मैच द फॉलोइंग वगैरह का क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है। और कौन कौन से बैच, मैंने जैसे वादा आपसे किया था कि कौन कौन से बैच मैं अपकमिंग प्लान किए हैं, तो पहला जो एनसीईआरटी तो बता दिया मैंने, ये एनसीईआरटी बैच चल रहा है आपका, एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच, ये तो चल ही रहा है, जो कि मैं ले रहा हूँ। ये मैं लिख रहा हूँ द बैचेस टेकन बाय मी,
इंजीनियर अनुज सर। दूसरा फ्लैगशिप बैच जो है वो है इन्वायरमेंटल स्पेशल बैच। इन्वायरमेंटल स्पेशल बैच भी है, ठीक है, जिसमें कि आपको 30 मार्क का क्वेश्चन जो है आपको प्रीलिम्स में मिल जाएगा, ठीक है। यूपी में 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे हमको, तो लगभग 20 से 30 क्वेश्चन मैं रफली मान के चल रहा हूँ। तीसरा फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है आपका साइंस एंड टेक क्वेश्चन, साइंस एंड टेक। इसमें भी लगभग लगभग आप मान के चलिए 10 से 15 सवाल आपके प्रीलिम्स में फंस जाएंगे, बीट एनी एग्जामिनेशन। तीनों एग्जाम मैं बात कर रहा हूँ तीनों एग्जाम। मैं बात कर रहा हूँ पहला यूपी पीसीएस के बारे में, दूसरा बात कर रहा हूँ मैं यूपी एससी के बारे में, तीसरा बात कर रहा हूँ मैं बीपीएससी के बारे में, चौथा बात कर रहा हूँ मैं एमपी पीसीएस के बारे में। ये सारे एग्जाम को टारगेट करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी और भी जैसे उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस एंड राजस्थान पीसीएस, ये 3 और आप जोड़ ले, 7 एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ। ये मेरे फ्लैगशिप कोर्सेज जो है मेरे द्वारा इंडिविजुअली भी चल रहे हैं, और आपका जो PISA-IAS का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, अगर आपने वो प्रोग्राम परचेस किया तो ये तो आपको उसी में मिलने वाला है, समझिएगा इस बात को, ठीक है। जो आप लोग PISA-IAS का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, PISA-IAS का जो फाउंडेशन प्रोग्राम है, उसमें आपको ये सारे कोर्सेस मिल रहे हैं जो मैंने आपको बताया है, और इसकी केवल फीस जो है ना 999 ही है पर मंथ। पर मंथ जो है केवल 999 रुपए है, तो आप इसमें इनरोल हो सकते हैं, और बाकी आप सेपरेट स्पेशल बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल बैच जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, तो सभी के लिए एडमिशन ओपन है। सेपरेट स्पेशल बैच का भी वही है, पर मंथ 99 ही लगेगा, बट वो है ड्यूरेशन कम हो जाएगा। जैसे इन्वायरमेंट आपका 1.5 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, इन्वायरमेंट भी 1.5, मतलब लगभग 2 महीने के अंदर दोनों ये खत्म हो जाएगा। तो आपका 1800 रुपये में जो है आपका इन्वायरमेंट और साइंस दोनों कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपका लगभग लगभग 40 क्वेश्चन आपके बास्केट में दे देगा, ठीक है। तो 1800 रुपये में ये हो जाएगा। बाकी बहुत सारे और भी प्रोग्राम हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, एडमिशन आर ओपन, ठीक है। तो कॉल अवर हेल्पलाइन नंबर फॉर मोर इंफॉर्मेशन, फॉर मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसी के साथ आज की जो क्लास है उसको हम समाप्त करते हैं, और PISA-IAS से जुड़िए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। वो दूर दराज जो बच्चे दिल्ली नहीं आ सकते हैं, दिल्ली आना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दिल्ली में जो है अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और करोल बाग और राजेंद्र नगर में रहते हैं, तो आपका मंथली कम से कम 15,000 से 20,000 रुपये महीने आपका जाएगा, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए जो दिल्ली आने का खर्च है, दिल्ली में आपका लगभग लगभग 15,000 रुपये से लेके 15,000 टू 20,000 पर मंथ का कॉस्ट है, आपका रहना और खाना। और यहाँ की कोचिंगों की फीस लगभग लगभग 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक आपका जीएस का फीस है। तो वो सारे बच्चे जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं या बिलो, हम जैसे, क्योंकि हमने भी देखी है गरीबी, और वहीं से हम भी आए हैं, गरीब परिवार से हम भी बिलोंग करते हैं, तो हमें पता है कि क्या समस्या होती है दिल्ली में आने के बाद। सस्टेन करना बहुत कठिन है। तो एक बेहतर टीम, क्यों ना एक बेहतर टीम आपके घर पहुंचे, आपके मोबाइल पे पहुंचे, और आपको गुणवत्ता के साथ और आपके मिनिमम फीस में, आपको हम बता दें कि केवल यूपीएससी की किताब अगर आप खरीदते हैं तो आपके 50,000 रुपये ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, मटेरियल और किताब। तो क्यों 10,000 रुपये या
कि इससे कम की फीस में अगर मैं आपको दिल्ली की ही टीम, ठीक है, दिल्ली की ही टीम है हमारी, तो प्रिसा आईएएस के सारे फैकल्टी जो हैं वो दिल्ली, तो प्रिसा आईएएस की पूरी टीम है, ये आपको दिल्ली से ही पढ़ाया जा रहा है। ये हमारा सेंटर करोल बाग राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन राजेंद्र नगर पड़ता है, उसी में है, के पास है, और यहीं पे सारी बड़ी संस्थाएं हैं, मक्का मदीना है, तो यहीं पे पढ़ाया जा रहा है। टीम हमारी बेस्ट है। आपको मैं टीम की गुणवत्ता के बारे में बता दें तो 7 सर ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, ठीक है, 7 सर ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, 6 एग्जाम्स उन्होंने क्रैक किए हैं, सेलेक्टेड इन यूपीएससी, और ऑलरेडी इसके साथ मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक किए हैं। मैं खुद आईआईटी से पढ़ा हूँ और मैंने वनडे एग्जाम्स काफ़ी क्रैक किए हैं, मैंने सिविल सर्विस क्रैक किए हैं, मैंने मेंस काफ़ी लिखे हैं, और मेरा अनुभव काफ़ी बढ़िया है पढ़ाने का भी, काफ़ी सालों से मैं पढ़ा भी रहा हूँ, और मेरे द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड भी हैं। यूपी पीसीएस में एसडीएम है, तहसीलदार हैं, आईपीएस हैं, और असिस्टेंट कमांडेंट में कार्यरत हैं। समय के साथ हम सभी लोगों को आपसे रूबरू भी कराएंगे, सभी का सेमिनार भी आपके लिए कराएंगे कि कैसे आपको मोटिवेट किया जाए। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, विदा लेते हैं आपसे, और आप स्वस्थ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए इस मुहिम के साथ, और हर गांव का बच्चा, तब छोटे शहर का बच्चा, रिमोट एरिया का बच्चा जो है, एक सरकारी नौकरी लेने के जो सपने हैं उसको पूरा कर सके, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।